स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। और भारत ने शुरू कर दिया है अब सुरक्षा परिषद में स्थान लेने के लिए कैंपेन। भारत फिर से तैयारी कर रहा है एक और बार सुरक्षा परिषद में बैठने की। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि होने वाला है चुनाव। भारत के सामने एक मजबूत दावेदार है और इसीलिए भारत ने शुरू किया है अपना कैंपेन ताकि आने वाले चुनावों में भारत खुद को मजबूती से पेश कर सके और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट है वो भारत प्राप्त कर सके। अभी फिलहाल यही पूरा मामला हम समझेंगे। So what is India's UNSC campaign? Here's what New Delhi is seeking, a Security Council seat. तो काफी लंबे समय हो गया है भारत को अब सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए, इसलिए भारत ने अब तैयारी शुरू कर दी है। और भारत हो सकता है कि पूरी संभावना है, तैयारी भी है कि भारत फिर एक बार हमें सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलेगा। कैंपेन शुरू किया है। कैंपेन क्यों शुरू किया है? क्योंकि देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर संरचना हम सभी को पता है कि 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। तो इनको 2-2 साल का कार्यकाल मिलता है, लेकिन कोई भी सदस्य बैक टू बैक यहाँ पर स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। तो अभी इसी वजह से स्थिति यह है कि भारत अब आने वाले एक समय के लिए चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों की भारत तैयारी कर रहा है। तो चुनाव में जिस तरह सामान्य कैंपेन होता है, ठीक उसी तरह से आपको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए भी कैंपेन करना पड़ता है। अलग अलग देशों को अपने फेवर में लेना पड़ता है ताकि जिस दिन मतदान हो, वोट डाले जाएं, उस दिन हमारे फेवर में वोट डाले जाएं। तो अभी फिलहाल भारत चाहता है कि 2028-29 का जो कार्यकाल है उसके लिए चुनाव होने वाले हैं और भारत दावेदारी पेश कर रहा है। इसलिए भारत ने अपना एक कैंपेन शुरू कर दिया। चुनाव अभियान भारत आधिकारिक तौर पर अब शुरू कर चुका है इस गैर स्थायी सदस्यता के लिए। और इसकी घोषणा के मामले में जो विषय है वो हम लोग को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सभी चीजें UN का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां से ही दृष्टिकोण प्रेजेंट किया है। तो सारा काम जो है वो UN के मुख्यालय से ही शुरू हुआ है फिलहाल। तो भारत की जो नजर है वो 2028-29 के कार्यकाल पर नजर है और इस कार्यकाल के लिए चुनाव होगा जून 2027 में और ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कराया जाएगा। अब इस दौरान देखिए, भारत जिस सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सीट है एशिया प्रशांत समूह की सीट और इस दौरान यहाँ पर केवल एक ही सीट उपलब्ध रहेगी गैर स्थायी सीट या फिर अस्थायी सीट के तौर पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर सीट है एक, लेकिन यहाँ पर दावेदार हैं 2। जहां एक तरफ भारत एक बड़ी ही मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, हालांकि भारत की तो दावेदारी इस समय दुनिया में ही बहुत ज्यादा मजबूत हो रखी है, लेकिन वहीं भारत के लिए सफर आसान नहीं होगा सीट का, क्योंकि भारत के सामने एक मजबूत कंटेंडर है और उस कंटेंडर का नाम है ताजिकिस्तान। सो अब यहाँ ताजिकिस्तान भी यही सारे के सारे काम कर रहा है, अपना इलेक्शन कैंपेन करना, अपनी सीट की दावेदारी को मजबूत करना, देशों को अपने फेवर में ले रहा और चीजों को स्ट्रांगली इलेक्शन के दौरान प्रेजेंट करना। चुनाव कहीं भी हो, मजा बहुत आता है। और ऐसे में जब सोचो कि कैंडिडेट हम देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनावों में कैंपेन कर रहे होते हैं, अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह की स्थिति यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक नॉन परमानेंट सीट के लिए देश पूरी तरह से दावेदारी पेश कर रहा है और अलग अलग देशों को अपने फेवर में लेने में लगा हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगा चुनाव, 193 सदस्य देश इस दौरान उपस्थित रहेंगे और मतदान करेंगे। और स्थिति यह है कि जितने भी इस दौरान देश उपस्थित होकर मतदान करते हैं तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलना जरूरी है, जो कि एक बड़ा मार्जिन होता है। सो 2/3 सदस्य अगर आपके फेवर में वोट कर जाते हैं तो आपके नाम ये सीट हो जाती है। अगर इतना नहीं प्राप्त कर पाए तो ऐसे में यह सीट आपके पास नहीं आएगी। तो बड़ी चीज यही है कि भाई देखो, सामान्य बहुमत नहीं चाहिए, आधे से ज्यादा का समर्थन नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको 2/3 चाहिए, तो ही आप यहाँ पर मजबूती से बैठ पाएंगे, वरना ये काम नहीं होगा। पर भारत के लिए कोई पहली बार नहीं है। भारत अब से पहले 8 बार ये सारा काम कर चुका है। सबसे पहले भारत ने 1950-51 में इस सीट को प्राप्त किया था, फिर 1967 से 68 में, फिर 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और फिर 2021-22। अब इस दौरान ये भारत की लास्ट स्थिति थी जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा था और तब से लेकर अब तक की चीजें रुकी हुई है। और अगर भारत सभी चीजों को सक्सेसफुली 2028-29 में कंप्लीट कर पाता है तो ऐसे में भारत अब 9वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। पर भारत की कंडीशन नॉन परमानेंसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत तो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, बट जब तक चीजें नहीं बदल रही है तब तक का इंतजार है, वरना जल्द ही भारत हमें परमानेंट सीट पे देखने को भी मिलेगा। तो इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्यों खास है और इसके लिए चुनाव भी हो रहा है, उतनी मजबूती से भारत दावेदारी पेश कर रहा है, बट क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनाइटेड नेशंस का और इस दौरान इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो कि वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है
और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो समय समय पर 2-2 साल के लिए यहाँ पर चुने जाते हैं और फिर उनका कार्यकाल इसी तरह आगे चलता रहता है। बस यही है कि कोई भी सदस्य 2 बार लगातार चुना नहीं जा सकता है और चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होते हैं। 2/3 बहुमत के आधार पर आपको विजयी घोषित किया जाता है। अब यहाँ जो अस्थायी सीटें हैं, इन अस्थायी सीटों की टोटल संख्या है 10। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 सीटों पे कोई भी कहीं से भी चुन लिया जाएगा। दरअसल यहाँ रिप्रेजेंटेशन बटा हुआ है, पूरी दुनिया को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बांट दिया गया है। अफ्रीका समूह की इस जगह 3 सीटें होती हैं, एशिया प्रशांत समूह की यहाँ 2 सीटें होती हैं, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई समूह से 2 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य समूह से 2 सीटें हैं और पूर्वी यूरोपीय समूह से 1 सीट है। और भारत जिस जगह पर है वो है एशिया प्रशांत समूह की सीट और इनमें अभी 1 सीट खाली हो गई जिसकी वजह से चुनाव होंगे और उसी सीट पर भारत अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में चुनाव अभियान है, क्यों खास है? क्योंकि भाई भारत चाहता है कि भाई अब अपना प्रतिनिधित्व रखा जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। वैश्विक शासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की चाहत भारत के मन में है। विकासशील देशों की आवाज को और मजबूती से भारत पेश करना चाहता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुधारों को गति भी देना चाहता है। यही सारी चाहत भारत की इस जगह बनी है जिसकी वजह से भारत खुद को प्रेजेंट कर रहा है। और एक बड़ी चीज ये है कि भारत का जो चुनाव अभियान है उस अभियान के लिए भारत ने एक बड़ा ही खास नारा दिया है और भारत का नारा है शांति, नियमों, भरोसे और ईमानदारी के माध्यम से समग्र प्रगति। यानी कि शांति, प्रोग्रेस थ्रू रूल्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये भारत का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भारत यहाँ नारे के तौर पर दे रहा है पूरी दुनिया को। और भारत इस नारे के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि देखो, जब मैं आने वाले समय में नॉन परमानेंट सीट पे बैठूंगा तो मैं इसके द्वारा नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करूंगा और आज के समय में जो देश आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं इन देशों के बीच में सुलह और शांति कराने का काम किया जाएगा और देशों के बीच में नियमों को स्थापित किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, मैं विश्वास पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध तैयार करवाऊंगा देशों के बीच में और खुद भी देशों के साथ इसी विश्वास पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध आगे बढ़ाता चलूंगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मैं हमेशा ही वकालत करूंगा। समावेशी विकास को बढ़ावा दूंगा और साथ ही स्थायी शांति के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, जो कि आज तक मैं दिखाता भी आया हूं। तो यही स्थिति भारत की है और भारत अपने इस नारे में यही सारे के सारे मुद्दे प्रेजेंट कर रहा है जो कि बहुत विशेष है और भारत के इस कैंपेन को और ज्यादा दमदार बना देते हैं। अब इसी के साथ भारत की खास खास प्राथमिकताएं क्या है और भारत क्या क्या चीजें चाहता है अभी दुनिया में। तो भारत इस दौरान यह चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके पास पूरी दुनिया का जिम्मा है, तो उस जिम्मे को यहाँ बहुत ही अच्छे से निभाया जाए और भारत भी उस दौरान जिम्मेदारियों को निभाने में एक सक्रिय भूमिका के तौर पर सामने आना चाहता है। तो भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हो, यानी कि भारत चाहता है कि भाई संघर्ष की रोकथाम हो और रोकथाम के लिए कूटनीतिक समाधान का प्रयोग किया जाए। यानी कि जब कभी भी संघर्ष हो तो संघर्ष के दौरान चीजों को शांत किया जाए, देश ना लड़े और सारा मामले का समाधान कूटनीतिक तौर पे किया जाए और संवाद आधारित वैश्विक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी और खास है। केवल इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन को भी प्रोत्साहन देना चाहता है भारत। इसलिए भारत की चाहत यही है कि शांति मिशनों को और भी अधिक प्रभावी बनाया जाए, क्षमता निर्माण पर काम किया जाए और प्रशिक्षण एवं आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। इतना ही नहीं, वैश्विक दक्षिण की दिशा में भारत जो एक हमेशा से मजबूत आवाज माना जाता है और उसी दौरान भारत चाहता है कि वैश्विक दक्षिण की आवाज सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर नॉन परमानेंट सीट से और मजबूत की जाए। तो जो यहाँ पर वैश्विक दक्षिण के देश है उनमें विकासशील देश के हितों की रक्षा की जाए, न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के साथ ही समान प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया जाए। आतंकवाद का भारत हमेशा से विरोधी रहा है और भारत यही काम नॉन परमानेंट सीट पे भी करने वाला है। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग भारत दिखाना चाहता है दुनिया को। साथ ही सीमा पार आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई भी लिए किस तरह से मिलकर काम किया जाएगा और वहीं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना, ये सब भारत के अभी मुद्दों में शामिल है। वहीं जलवायु परिवर्तन, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के लिए एक अन्य चुनौती बनी हुई है, जरूरी है कि जलवायु न्याय, सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में देश मिलकर काम करे। इसी के साथ साथ प्रौद्योगिकी का उत्तरदायी उपयोग हो। अब देखो, समय बदल रहा है, एआई आ गया है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, लेकिन बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर रहे हैं और भारत यही बताना चाहता है कि एआई का उपयोग कीजिए लेकिन जिम्मेदार तौर पर और साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। यह भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए गए, जरूरी है कि मुक्त एवं सुरक्षित समुद्री मार्ग बने, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता रहे और समुद्री कानूनों का सभी देश मिलकर सम्मान करें, जो कि सबकी साझा जिम्मेदारियां भी है। तो यह है भारत की सारी प्राथमिकताएं जो भारत इस दौरान अपनी नॉन परमानेंट सीट पे दिखाना चाहता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि भाई भारत इस दौरान केवल जो बातें रख रहा है वो नॉन परमानेंट सीट तक नहीं है। भारत की छलांग अभी ऊंची है और अभी बहुत दूर जाना है। आने वाले समय में भारत परमानेंट सीट पर बैठना चाहता है और भारत ये दुनिया को बताता है कि देखो भाई, परमानेंट सीट चाहिए लेकिन
चीजों को समझो और धीरे धीरे आगे चीजों को पेश करो। तो वैसे भी भारत अभी जब नॉन परमानेंट सीट के लिए भी दावेदारी पेश कर रहा है तो भारत बड़ी ही खास तरह से पेश कर रहा है। भारत ये समझा रहा है कि देखो भाई, दुनिया भर में जब मैं कह रहा हूँ कि शांति होगी तो मैंने आज तक प्रयास किया है, मैं दुनिया भर के शांति मिशनों के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती से सहयोग करता आया हूँ। लगभग 50 शांति मिशनों में मैं भागीदार हूँ, 3 लाख भारतीय सैनिकों कर्मियों का योगदान दे चुका हूँ और 10 सक्रिय मिशनों में लगभग 4300 भारतीय कर्मी शामिल रहे। केवल इतना ही नहीं, भारत दुनिया का एक मजबूत लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक भी और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का भी समर्थन करता है भारत। इससे बड़ी चीज और क्या ही चाहिए होगी। वहीं विकास सहयोग की स्थिति में भी भारत का ध्यान है। तो भारत अनेक देशों को क्षमता निर्माण, अवसंरचना, स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना, मानव संसाधन विकास में सहायता प्रदान करता है। यह भी भारत की एक मजबूत कंडीशन है। वैश्विक दक्षिण का भारत प्रतिनिधित्व भी करता है, यह भी भारत की एक मजबूत स्थिति है। तो भारत स्वयं को विकासशील देशों की सामूहिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहा है। वहीं कूटनीतिक भूमिका की स्थिति में भी भारत हमेशा से ही आगे रहा है। तो ऐसे में लगातार संवाद करना, मध्यस्थता, सहमति निर्माण और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, ये सारे भी भारत की स्थिति को ही प्रेजेंट करते हैं और चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है। तो ये है भारत की दावेदारी के सादे आधार, यानी कि भारत दुनिया में बड़ी मजबूती से हर हिस्से में काम कर रहा है और भारत दिखाना चाहता है कि ये चीजें आगे और ज्यादा मजबूती से बढ़ाई जाएंगी। और इसी के साथ भारत मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार किए जाएं। चीजें बदलनी जानी चाहिए। क्यों बदली जानी चाहिए? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो व्यवस्था आपने स्थापित करी है यूनाइटेड नेशन के लिए, वही आज तक बरकरार है और 1945 में स्थापित की गई व्यवस्था 2026 के सिद्धांतों को और परिदृश्य को किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं ठहरा सकती खुद को। इतना ही नहीं, यह भी स्थिति है कि वर्तमान वैश्विक शांति संतुलन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जो कि वर्तमान की स्थिति है उसमें जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो वर्तमान में यहाँ मेंटेन नहीं है, गड़बड़ वाली चीज है। इसके अलावा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा कम है। इसको सुधार की भी आवश्यकता है। इसीलिए भारत कहता है कि यूएन के अंदर सुधार हो। और सुधार में भारत की मांग यह है कि सबसे जरूरी चीज सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का विस्तार हो और 5 से इसको एक्सटेंड किया जाए और भारत खुद भी इसके अंदर शामिल होना चाहता है। ये भारत ने साफ तौर पर दुनिया को क्लियर बताया हुआ है। केवल इतना ही नहीं है, विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग भी भारत लगातार कर रहा है और अधिक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया हो, ये स्थिति पर भी भारत लगातार दबाव बनाता जा रहा है। तो चीजें तो भारत ने काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट करी हुई है, मजबूती से यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहा है और भारत इस दौरान बताना चाहता है कि भाई जिस समय भी स्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाएगा तो मेरी दावेदारी यहाँ पर भी बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि मैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला देश हूँ और साथ ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हूँ। परमाणु शक्ति हूँ मैं एक दुनिया की और साथ ही साथ मैं प्रमुख शांति सैनिक योगदान करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी हूँ और G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, क्वाड जैसे अलग अलग समूहों में सक्रिय भूमिका भी निभा रहा हूँ और वहीं वैश्विक दक्षिण का प्रमुख प्रतिनिधित्व भी हूँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरी स्थिति हर जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। तो इस दौरान खास चीज ध्यान देने वाली यह है कि जब नॉन परमानेंट सीट के बाद चीजों को एक्सटेंड करते हुए आप परमानेंट सीटों के स्तर पर भी सुधार करें, तो ये बात ध्यान रखनी है कि परमानेंट सीट के विस्तार में भारत एक वो खास नाम होगा जिसको आप अग्रिम पंक्ति में हमेशा ही देखेंगे। तो विषय महत्वपूर्ण है, बाकी आपका क्या कहना है? और भारत सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया तो दुनिया के कौन कौन से देशों को ये बहुत ज्यादा चुभने वाला है, ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ भारत अगर दावेदारी पेश भी कर रहा है तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है, जैसे कि वीटो शक्ति वाले देशों की सहमति जरूरी है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए या फिर यूएन के लिए विस्तार को भी चाहिए, जो भी सुधार चाहिए उन मामलों में। तो सुरक्षा परिषद सुधार के लिए P5 देशों की सहमति आवश्यक है। वहीं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है, क्योंकि भारत पड़ोसी देश भारत की भी स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। इसके अलावा सुधार प्रक्रिया में गतिरोध यहाँ पर बन जाता है जब यूएन चार्टर में संशोधन की बात आती है, क्योंकि संशोधन अत्यंत जटिल बनाए हुए हैं, इसीलिए भी चीजें नहीं बदल पा रही और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है जो महाशक्तियों के बीच है और ऐसे में भारत इन्हीं महाशक्तियों के बीच में अपना स्थान खोजने में लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में भारत को बड़े लाभ होने वाले हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब भारत परमानेंट सीट पे पहुंचेगा। वहीं वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा विषयों पर नेतृत्व स्थापित होगा और साथ ही भविष्य की स्थायी सदस्यता के दावे को भी मजबूती मिलेगी। यह भी हमें यहाँ समझ आता है। और केवल इतना ही नहीं, भारत जहां एक तरफ खुद भी अपनी स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी पेश कर रहा है, वहीं दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भी भारत को मानते हैं कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए योग्य है। तो बस यही है सारी इंपॉर्टेंट बातें। बाकी कमेंट कीजिए आप अपने व्यूज, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, और ये भी बताइए कि मैंने जो जो पूछा उसका आंसर क्या है और आपको क्या क्या लगता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको मैं खास बात यह बता दूं कि कल एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि स्टडी आईक्यू का लोएस्ट प्राइस ड्रॉप ऑफर कल हो रहा है। स्टडी आईक्यू ने दिखाया है कि भाई जीएस फाउंडेशन कोर्स जो सबसे कम फीस ले रहे हैं
7,999 की फीस ले रहे हैं, बट लिमिटेड टाइम के लिए। और इस दौरान अगर आप KL लाइव कोड यूज करते हैं तो यह कोड आपको खास डिस्काउंट भी दिलाएगा और साथ ही आपकी फी रिफंड भी करा देगा अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप चाहते हैं लाभ उठाना, तो फिलहाल 2027, 28 और 29 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं हमारे पास, और इन बैचेस के अंदर आप जुड़ सकते हैं क्योंकि स्मार्ट मॉडल वाली क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड क्लास अवेलेबल है 1000 से अधिक घंटे की, और इन क्लासेस के अंदर आपका बेसिक तैयार करवा के फिर एडवांस लेवल पर आपको लाया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग की यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर होने के अलावा आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर की क्लासेस भी होती है। मेंटरशिप के लिए भी आपके पास विकल्प है, 1-to-1 मेंटरशिप होती है, आपकी सारी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। असेसमेंट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप लगातार सुधार करते रहें, चीजें आपकी आगे बढ़ती रहें। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिवीजन के बिना यूपीएससी की तैयारी कंसोलिडेट नहीं हो सकती है। और वहीं टेस्ट जो कि बहुत खास है, बहुत विशेष होते हैं, वैल्यूएशन मदद करते हैं, वो भी आपके होते रहते हैं। और 18+ बुक्स का सेट आपको दिया जाता है ताकि आप किसी भी एक्सटर्नल स्रोत पे डिपेंड ना रहे। तो जुड़िए, कल है लास्ट डेज ऑफर का और फायदा उठाइए। बाकी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। क्लासेस की PDF और अपडेट तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे ही देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी और मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात अगली क्लास में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।